नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 23 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अपने पहले ही अटेम्प्ट में आप इसको क्रैक करें, इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें, तो हमारे द्वारा आपको आपकी स्ट्रेटजी समझाने के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए या फिर आपके जो भी डाउट हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के उसको क्लियर करने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आपको सिर्फ ये कहना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको आपको फिल करना है और उस फॉर्म को फिल करने के बाद हमारे द्वारा आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप इस एग्ज़ाम से जुड़ी हुई जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, पहली ही बार में आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं सारे कथनों को। यहाँ पर पहला कथन है मध्य प्रदेश में रीवा सौर परियोजना ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है उसमें एक वर्ड यूज किया गया है ग्रिड क्षमता अवरोध। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये ग्रिड क्षमता है क्या, उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर ये कथन जो है सही है या गलत। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के पीआईबी में आया है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रिड क्षमता की, तो ग्रिड क्षमता वह स्थिति है जहां पर मान लीजिए आप एक सोलर पार्क बना रहे हैं, एक विंड एनर्जी पार्क बना रहे हैं, और मान लीजिए वहां से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका जो मूल्य, मतलब कि उसको उत्पादन करने में जो लागत लगता है, वो अगर जो पारंपरिक स्रोत से हम जो बिजली बनाते हैं उसके समान है या उससे कम है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है ग्रिड क्षमता हासिल कर ली गई है। यानी कि अगर आपके पास कोई सोलर पावर प्लांट है और वहां से जो है बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और वहां पर जो बिजली का उत्पादन का जो लागत है, अगर वह जो वैकल्पिक स्रोत है जैसे मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट, उसके जो पर यूनिट कॉस्ट है उसके बराबर है या उससे कम है, तो हम कहते हैं कि हमने जो है ग्रिड क्षमता क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिस परियोजना की यहाँ पर बात की जा रही है मध्य प्रदेश में रीवा सौर परियोजना, वो एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। लगभग 750 मेगावाट की ये परियोजना है। और यहाँ पर कहा जा रहा था कि पहली बार भारत देश में एक ऐसा सौर ऊर्जा परियोजना चलाया गया जहां पर जो है जिसने जो है क्या किया है, ग्रिड क्षमता को हासिल कर लिया है। यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन लागत है वो वैकल्पिक स्रोत के, यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह है वहां से जो हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, पर यूनिट कॉस्ट जो है उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो इसके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में स्थित है। तो ये कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क की, तो जोधपुर में स्थित जो भड़ला सोलर पार्क है वो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। इससे पहले जो सबसे बड़ा सोलर पार्क था वो भी भारत में ही था, याद रखिएगा। कर्नाटक में जो पावागढ़ सोलर पार्क है वो इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हुआ करता था। और अभी कौन है, जोधपुर में स्थित भड़ला सोलर पार्क। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में धूप वाले देश वे हैं जो कर्क रेखा और मध्य रेखा के बीच पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थित है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जिस गठबंधन की हम बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें जो अधिकतर देश शामिल हैं वो या तो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। याद रखिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। और इसीलिए यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो कथन गलत हो जा रहा है। इसलिए 2 कथन यहाँ पर सही आए हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा कथन क्या है, यहाँ पर सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो पीआईबी में आया है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है
और इसकी जो बैठक है उसकी उन्होंने अध्यक्षता की है। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं अपने पहले कथन को। पहला कथन है, प्रारंभ में सेबी एक गैर वैधानिक संस्था थी। 1992 में संसद द्वारा सेबी अधिनियम के बाद ही इसे स्वायत्त और वैधानिक शक्तियां दी गई। तो यहां पर बात हो रही है सेबी की, और अगर हम सेबी की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सेबी है उसकी जो स्थापना का जो प्रस्ताव, देखिए अप्रैल 1988 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है क्या किया गया था, सेबी का गठन किया गया था। पूंजी बाजार जो कैपिटल मार्केट है हमारा, उसका नियामक संस्था ये सेबी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब इसकी स्थापना की गई थी 1988 में, तो ना तो इसे कोई वैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी कि यह एक गैर वैधानिक निकाय था, तो इसे कोई वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं थी। आगे चल करके देखिए सरकार के द्वारा सेबी अधिनियम 1992 क्या किया गया, संसद से पास किया गया, और उसके माध्यम से जो है सेबी को एक स्वायत्त निकाय बनाया गया और इसे जो है वैधानिक शक्तियां दी गई। तो वैसे भी जब एक अधिनियम को पास करके किसी बॉडी को स्वायत्त बनाया जाता है या उसका गठन किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, वैधानिक संस्था। यानी कि 1992 में सेबी अधिनियम 1992 के द्वारा जो है सेबी को स्वायत्तता के साथ साथ जो वैधानिक स्टेटस है वो दिया गया। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या अधिनियम के तहत एक निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने और निपटाने के लिए एक वैधानिक निकाय है। तो यहां पर बात हो रही है प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की। आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट की हम बात कर रहे हैं, उसका जो निर्माण है वो क्यों किया गया था। मान लीजिए सेबी ने किसी मामले में कोई निर्णय लिया है और उसके निर्णय से कोई असंतुष्ट है, तो जो वो असंतुष्ट पार्टी है वो क्या कर सकती है, अपने मामले को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि सेट के पास लेकर के जा सकती है। तो यहां पर इसके आधार पर देखा जाए तो आपका जो दूसरा कथन है वो भी पूरी तरीके से क्या है, सही है। यही बात यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों कथन यहां पर सही हैं, और इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर कथन 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज इकोनॉमिक्स टाइम्स में आया है, और वो न्यूज क्या है, इंडिया ओवरटेक हांगकांग एज वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो यहां पर जो है हांगकांग को पछाड़ते हुए भारत जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। जो टोटल वैल्यूएशन है वो जो है इंडियन एक्सचेंज की वो 4.33 ट्रिलियन है, और यहाँ पर जो हांगकांग का जो ये पूरा का पूरा जो ये है वो कितना है, 4.29 ट्रिलियन। तो उसको हमने क्या किया, क्रॉस कर लिया है। तो इसी वजह से ये कहा गया कि इंडिया क्रॉसेस ओवरटेक्स हांगकांग एज अ 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विदेशी अंशदान अधिनियम FCRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर 2 कथन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, FCRA विदेशी फंडिंग या दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे देश की घरेलू सुरक्षा से समझौता ना करें। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करें विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम की, तो इसका काम ही यही है कि जो NGO, जो संगठन जिसको विदेशों से फंडिंग हो रही है उसका उपयोग गलत तरीके से ना हो, इसके लिए जो है ये क्या करता है, काम करता है, इसकी सुरक्षा करता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, वित्त मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। तो ये तो गलत है। यहाँ पर आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। इसीलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सिर्फ पहला कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है।
why was FCR registration of several NGO cancelled। तो ये एक एक्सप्लेन सीरीज में दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, कुमकी भारत में प्रशिक्षित बंदी एशियाई हाथियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका इस्तेमाल जंगली हाथियों को फंसाने के ऑपरेशन में किया जाता है। तो कुमकी शब्द का यहां पर क्या किया जा रहा है? इस्तेमाल किया जा रहा है, और यह कथन बिल्कुल सही है। याद रखिए कि जिन हाथियों का उपयोग, जो कि ट्रेंड हाथी होते हैं, जिनका उपयोग दूसरे हाथियों को व्यवस्थित करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है, उन प्रशिक्षित हाथियों के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुमकी। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया गया जिन हाथियों के लिए कुमकी, आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसे हाथी होते हैं जो कि प्रशिक्षित होते हैं और जिनका उपयोग जंगली हाथियों को फंसाने के लिए या फिर उनके रेस्क्यू के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको शांत करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब कोई जंगली हाथी रिहायशी इलाकों में घुस जाता है तो वहां पर उन हाथियों को भगाने के लिए, उनको पकड़ने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन क्या है? पूरी तरीके से सही। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है? एशियाई हाथी एशिया में सबसे बड़ा जीवित भूमि जानवर है और इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। बिल्कुल सही कथन है यहाँ पर। तो यहाँ पर याद रखना आपको कि IUCN रेड लिस्ट में से क्या है? लुप्त प्राय की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन क्या है कि भारत में जंगली हाथियों की सबसे अधिक आबादी असम में है और इसके बाद कर्नाटक का स्थान है। देखिए, जो एलिफेंट जो सेंसस हुआ है उसमें साफ साफ कहा गया है कि कर्नाटका में जो है सबसे ज्यादा नंबर में हाथी यानी कि एलिफेंट पाए जाते हैं इन इंडिया, और उसके बाद जो है आसाम और केरला का नंबर आता है। केरला में 3054 के करीब हाथी हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो एलिफेंट सेंसस हुआ उसमें यह साफ साफ कहा गया कि कर्नाटका में जो है सबसे बड़ी संख्या में हाथी पाए जाते हैं, असम में नहीं। असम का स्थान दूसरा है और फिर तीसरे नंबर पर कौन है? केरला। तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन क्या हो जा रहा है? गलत। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा कथन यहां पर सही है। तो इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज आया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। द हिंदू में, ओडिशा गवर्नमेंट सीक्स अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुमकी एलिफेंट फ्रॉम तमिलनाडु। तो ये इस न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। तो इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पतियों वाला दलदल होने के कारण अद्वितीय है, जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? और यहाँ पर आपको 4 उद्यानों के नाम दिए गए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर जिस उद्यान की बात की जा रही है तैरती हुई वनस्पतियों वाला दलदल होने के कारण, तो इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी चर्चा की जा रही है, यानी कि इसका आंसर होगा आपका तो किबुल लामजाओ है ना। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग जरूर रिवाइज करके जाएंगे एग्जाम में। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के ऊपर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं IFSCA की, तो इसकी जो स्थापना यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की, इसकी स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत किया गया था। और इसका जो उद्देश्य क्या है, देखिए आपको ध्यान में रखना है कि जो IFSC है वो जो है घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र के बाहर जो ग्राहक होते हैं उन्हें जो है सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया। तो हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था का जो अधिकार क्षेत्र है उसके बाहर अगर कोई ग्राहक है तो उसे किस तरीके से सेवा प्रदान की जाए, उसके लिए जो है IFSC का निर्माण किया गया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? गुजरात गिफ्ट सिटी में है। और अगर हम देखें तो जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है वो जो है वित्तीय उत्पादों,
वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियम के लिए क्या है, एक तरीके से एकीकृत प्राधिकरण की तरह काम करता है। तो इसका काम क्या है कि जो IFSC है उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और जो विश्व के मानक है उसको प्राप्त करना। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसको लेकर के आप क्या करेंगे, एक बार चीजों को रिवाइज कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सत्र अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप 1-to-1 काउंसलिंग चाहते हैं, इस एग्जाम की तैयारी को लेकर के आपके मन में जो भी दुविधाएं हैं, खास करके अपने पहले अटेम्प्ट में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको जरूर फिल करें, ताकि हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।